नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट का क्राइसिस जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य पूर्व की स्थिति को लेकर के मैं बात कर रहा हूं। और जब मैं मध्य पूर्व की स्थिति को लेकर के बात कर रहा हूं तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि वहां एक तरफ जो हमास और इजराइल के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले साल ही 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अटैक कर दिया था। उसके बाद इजराइल लगातार जवाबी प्रतिक्रिया जो है गाजा पट्टी में कर रहा है और संघर्ष विराम अभी तक नहीं हुआ। तो इसको लेकर के विभिन्न देश जो हैं वह गुट में बढ़ चुके हैं और लगातार वहां पर संकट राजनीतिक रूप से भी देखें और आर्थिक रूप से देखें तो गहराता जा रहा है। इसके अलावा हाल ही में क्या हुआ है कि रेड सी को लेकर के वहां पर मामला गहराता नजर आ रहा है। रेड सी का जो समुद्री व्यापारी रूट है यह जो आपको देखने को मिल रहा होगा, तो यहां पर हूती विद्रोहियों के द्वारा, जो कि यमन के हैं, इनके द्वारा समुद्री जहाजों पर अटैक किया जा रहा है और इसके वजह से समस्याएं गहराती नजर आ रही है। तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक तो बातें हम करेंगे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। निश्चित तौर पर आप जान रहे हैं कि यहां पर यदि रेड सी की बात करूं तो रेड सी एक ऐसा रूट हो जाता है जहां पर विश्व व्यापार का लगभग 12% ट्रेड जो है यहां से होकर के गुजरता है सब इस रूट से। और यहां पर यदि संकट गहराता है तो वैश्विक बाजार पर इसका असर तो पड़ेगा ही, साथ ही भारतीय बाजार पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक चरमरा सकती है। इसकी वजह क्या है कि इस एरिया से, ये जो मिडिल ईस्ट का एरिया है, यहां से भारतीय व्यापार का जुड़ाव बहुत अधिक है। और उसकी बात यदि मैं करूं तो वह तेल के वजह से, क्योंकि भारत एक ऐसा देश रहा है जो तेल का आयातक देश है। अपनी जरूरतों का 80% जो है वह आयात करता है, ईंधन जरूरत का। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरे लेक्चर बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। आप अर्थव्यवस्था के कुछ बारीकी पहलुओं को भी मैं इसमें साझा करूंगा, आप इसे समझ पाएंगे। और भारत कैसे इन सब चुनौतियों से निपटेगा, इन सब चीजों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। मध्य पूर्व की भू राजनीतिक अशांति से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ रही हैं चुनौतियां? देखिए, एक बात तो यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर करती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये अगर वैश्विक जगत में उथल पुथल मचता है, चाहे वो आर्थिक वजह से हो, चाहे उसका भू राजनीतिक वजह हो, तो उसका प्रभाव जो है भारत और उसके अलावा अन्य देशों पर भी पड़ेगा। क्योंकि हम वैश्वीकरण की दुनिया में है। वैश्वीकरण की दुनिया में होने के वजह से क्या है कि पूरी दुनिया एक गांव के रूप में तब्दील हो गया है। ठीक है, एक जगह जो घटनाएं होंगी उसका असर दूसरे देश पर पड़ना तय माना जा रहा है। चाहे आप यूक्रेन रसिया का युद्ध देखिए, तो यूक्रेन रसिया युद्ध का भी प्रभाव वैश्विक जगत पर पड़ा है। तो इन सब चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मिडिल ईस्ट क्राइसिस की जब मैं आपको बात करूंगा तो सबसे पहले हमारे लिए यह जान लेना आवश्यक हो जाएगा कि मिडिल ईस्ट का लोकेशन क्या है। देखिए, मिडिल ईस्ट को यहां से अगर समझना है तो एक पार्ट तो यह हो जाता है, मिडिल ईस्ट को देखेंगे तो एक एशिया का बड़ा पार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अफ्रीका का भी थोड़ा सा पार्ट इसमें जुड़ता है। कुछ देश इसमें है इंपॉर्टेंट, उसे देखिए। यहां पर देखिए, अभी जो मामला चला रहा है वो यमन को लेकर के है। ठीक है, यमन में ही हूती विद्रोही हैं और इनके द्वारा इस रूट से जो जहाज जाता है उस जहाज पर अटैक किया जाता है, यहां से सुएज नहर होते हुए, और यह भूमध्य सागर में, यह व्यापारिक रूट है। ठीक है, अगर भारत से यहां से आता है, चाहे वो गुजरात से हो, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, यहां से अगर रूट निकलता है तो। और यहां पर है अदन की खाड़ी। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। अदन की खाड़ी में लूटपाट हो रहा है, रेड सी में यहां हो रहा है, और सुएज नहर तक जाने के लिए फिर अवरोध यहां पर पैदा हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि व्यापार रूट जो है वह डाइवर्ट होना पड़ रहा है, और साउथ अफ्रीका का जो केप ऑफ गुड होप है वहां से फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन होते हुए व्यापार करना पड़ रहा है। इस वजह से काफी समय बर्बाद हो रहा है, एनर्जी भी ज्यादा लग रहा है, ईंधन ज्यादा लग रहा है। और समुद्र में आप जानते हैं जब व्यापार समुद्री रूट से होता है तो अलग अलग तरह की चुनौतियां समुद्र में रहती है, यह भी सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से क्या हुआ है, कभी देखा गया है कि 200 अरब का व्यापार जो है वह डाइवर्ट कर दिया गया। यह जो परंपरागत रूट है इससे डाइवर्ट कर दिया गया है। इसको हम विस्तार से समझ लेंगे। अब यहां देशों की स्थिति देखिए। रूट तो आपने देख लिया कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहां देशों की स्थिति देख लीजिए। ये जो है ये गल्फ ऑफ ओमान है और ये पर्शियन गल्फ है। ठीक है, लोकेशन थोड़ा बहुत आप पढ़ते चलिए, क्योंकि जो एरिया चर्चा में रहता है यूपीएससी के लिए फेवरेट टॉपिक होता है। यूपीएससी एक दो प्रश्न देखेंगे कि आप बना ही देता है, और इस बार जो है यह संभव है कि मिडिल ईस्ट के आसपास का कोई एक प्रश्न बन जाए, क्योंकि भूमध्य सागर जो है इसका प्रश्न बन चुका है इसके आसपास को लेकर के। तो यहां पर आपको नजर रखना पड़ेगा, चाहे
वो अदन की खाड़ी हो, चाहे वो रेड सी हो, सुएज नहर हो, यहाँ गल्फ ऑफ ओमान हो या फिर पर्शियन गल्फ हो, यहां से संभव है कि एक प्रश्न इस बार पूछा जा सकता है। तो इसको विस्तार से देखेंगे। अब यहां पर देखिए कुछ कंट्री है जिसको हम मिडिल ईस्ट कह रहे हैं, जैसे कि यहां पर अफगानिस्तान भी शामिल है, इसमें बहरीन है, कतर है, ईरान है, इराक है, सीरिया, जॉर्डन, टर्की भी आ जाएगा, लेबनान भी आ जाएगा, इजराइल, यहां पर भी देखिए संघर्ष है। और इजराइल के संघर्ष का ही कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं बाई प्रोडक्ट ये यमन का संघर्ष है। तो ये ओमान हो गया, यमन होगा, सऊदी अरबिया, और अफ्रीका का देखेंगे तो यहां पर इजिप्ट, सूडान और लीबिया, ये सभी देश जो है मिडिल ईस्ट के देश आते हैं। अच्छा, मिडिल ईस्ट के देश अपने आप में क्यों प्रसिद्ध हैं? यहां पर ये जो देश है ये तेल उत्पादक देश माने जाते हैं, दुनिया भर में ये तेल का निर्यात करते हैं। इस वजह से दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, आप कह सकते हैं किसी भी दुनिया की जो गाड़ी जो चलती है ना अर्थव्यवस्था की, वह मिडिल ईस्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाता है। और मिडिल ईस्ट ऐसा जगह है जो ऐतिहासिक रूप से आप देखेंगे हमेशा ही यहां परेशानी बना हुआ है। कहीं किसी देश में आपको गृह युद्ध होता हुआ नजर आएगा, तो कहीं पर किसी देश में किसी विद्रोही गुट का वहां के सरकार को अपदस्थ करके सत्ता पर काबिज होना। जैसे कि मान लीजिए अभी हाल ही में चर्चा यमन की हम करते हैं, तो यमन के अगर आप देखेंगे यहां पर उत्तर में तो सऊदी अरबिया नजर आएगा, पूरब में आपको ओमान नजर आएगा, यहां पर आपको अदन की खाड़ी और इधर रेड सी नजर आएगा। अब ये एक ऐसा जगह है जहां पर हूती विद्रोही हैं। अभी जो हालिया मामला है वह हूती विद्रोहियों का है। हूती विद्रोही जो है वह हमास का समर्थक माना जाता है। इजराइल वाले मुद्दे पे देखेंगे तो ये जो गाजा पट्टी वाला एरिया है, यहां पर क्या होता है कि हमास ने इजराइल पर अटैक कर दिया, फिर इजराइल जवाबी अटैक कर रहा है। हूती विद्रोही हमास का समर्थक है, और हमास का और फलस्तीनी नागरिकों का, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहां से अटैक करता है। ये तकरीबन आप समझ लीजिए 2200 किलोमीटर का फासला पड़ जाता है, और 2200 किलोमीटर दूर से हूती विद्रोही इजराइल पर अटैक करता है। हालांकि इजराइल के पास आयरन डोम होता है और ये मिसाइल को यहां पर खत्म कर देता है, लेकिन लगातार ये कोशिश यहां पर इजराइल को परेशान करने की कोशिश की जा रही थी। अब यहां पर यदि ये सफल नहीं हो पाया हूती विद्रोही, तो ये क्या करता है, यहां पर ये जो रूट पड़ जाता है, यह जो रूट है व्यापारिक रूट जो पड़ जाता है यहां पर अदन की खाड़ी से होकर के जो भी जहाज यहां से गुजरेगा, ठीक है, इस जहाज पर यह आक्रमण करता है रेड सी होते हुए, क्योंकि इसका कहता है कि जो भी जहाज यहां इजराइल से संबंधित जाएगा, इजराइल से कोई भी व्यापारिक जहाज है जो सामान लेकर के आ रहा है या जा रहा है, हम उस पर अटैक करेंगे। इसके बाद ये बाकी जहाजों पर भी लूटपाट शुरू कर देता है यहां पर, और इस वजह से क्या होता है, ये रूट डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत सारी कंपनियां हैं, व्यापारिक कंपनियां जहाज की, जो यहां से जहाज को अब नहीं लेने जाना चाह रही है, क्योंकि पिछले दिन देखा गया जापान के एक जहाज को इसने हाईजैक कर लिया था, किडनैप ही कर लिया था, ठीक है। और इस वजह से जो रूट डाइवर्ट होता है, वैश्विक व्यापार उस वजह से परेशानी में पड़ रहा है। यहां पर फिर क्या होता है, यूएसए और यहां पर यूके, ब्रिटेन, ये दोनों मिलकर के हूती के जो ठिकाने होते हैं यमन में, उसके 4 ठिकानों पर बम्बार्डिंग करता है। इसके जवाब में फिर हूती भी आ जाता है सामने, वह भी फिर जहाजों पर अटैक करना शुरू कर देता है। तो ये जो है समस्या अब लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के यूएसए और यूके और इसके साथ 10 और देश सामने आया है, जो कि ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन चला रहा है, ताकि यहां पर जो हूती विद्रोही हैं और इस एरिया का जो समुद्री व्यापार का रूट है इसको सुरक्षित किया जा सके। तो मिडिल ईस्ट और उसकी महत्ता को आप समझ गए हैं। तो ये तो हो गया, देखिए ये एरिया जो हो गया वह अदन की खाड़ी से होते हुए रेड सी और यहां पर सुएज नहर होते हुए फिर भूमध्य सागर होते हुए यूरोप तक व्यापार चला जाता है। इसकी महत्ता आप समझ गए हैं। ऐसे ही यहां जो है इसकी महत्ता इस क्षेत्र की है। अब यहां पर ओमान है, ये देखिए कंट्री से वहां के किसी भी खाड़ी का नाम याद रखना है। ओमान है तो कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, इस जगह को गल्फ ऑफ ओमान कहते हैं, ठीक है। और यहां पर पर्शियन गल्फ कहते हैं। पर्शियन गल्फ क्यों कहते हैं, ईरान का पुराना नाम पर्सिया है, पारस, तो पारस की खाड़ी के वजह से देखिए यहां ईरान है ना, तो इस जगह को पर्शियन गल्फ इसलिए कह दिया जाता है। और यहां पर अदन की खाड़ी और ये रेड सी और यहां पर सुएज नहर, चूंकि मैं बार बार इसको कह रहा हूं, यह इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, संभव है यहां से प्रश्न आपको बन जाए। तो इसकी महत्ता सबसे पहले देख लिया आपने, और महत्ता देख लिया तो आप ये समझ पाएंगे कि यहां पर झगड़ा क्या था, यह भी समझ गए कि इजराइल को लेकर के, और फिर इजराइल की वजह से यहां पर हूती को लेकर के। हूती समुदाय जो है इसका समर्थन करता हुआ माना जाता है ईरान। ईरान पर यूएसए के द्वारा आरोप लगता रहा है कि यह जो है हूतियों का समर्थन कर रहा है, इसको फाइनेंसिंग सपोर्ट करता है, ट्रेनिंग देता है, आधुनिक हथियार देता है, ठीक है। और क्योंकि देखिए हूती के पास माना जाता है कि 2 लाख
लाख तक जो है लड़ाके हैं। अब 2 लाख तक अपने आप में किसी देश के पास सेना नहीं होता है, इसके पास इतने लड़ाके हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत ये ताकत पर है, अत्याधुनिक हथियार इसके पास देखा गया है। तो यहां पर वजह क्या है कि हूती जो है वह शिया मुसलमान है, शिया मुसलमानों का एक गुट है, आदिवासी समुदाय है वहां का, यमन का। और ईरान क्या है, वह भी शिया मुसलमान प्रमुख देश है। इस वजह से दोनों में कहीं न कहीं संबंध स्थापित होता है। और सऊदी अरबिया जो है यह सुन्नी प्रधान देश है, ठीक है। और इसीलिए यहां पर यमन की जो सरकार रहती है, सुन्नी प्रधान देश होने के नाते कहा जाता है कि सऊदी अरबिया यहां की सरकार के, यमन के सरकार को सपोर्ट करते रहती है, ठीक है। और चूंकि हूती शिया प्रमुख है तो उसका विरोध करते रहती है। 2014 में कई बार वैसे तो संघर्ष हुआ हूती में और यमन के सेना के बीच में। 2014 में यहां की सरकार को अपदस्थ करते हुए इसने सत्ता पर काबिज कर लिया था, यमन की राजधानी है शाना, उस पर पूरे कब्जा कर लिया था। तो यहां जो पहले से राष्ट्रपति थे वो भाग करके सऊदी अरबिया शरण लेने के लिए चले जाते हैं। तो कहीं न कहीं गृह युद्ध की स्थिति बना हुआ है, राजनीतिक अस्थिरता इस क्षेत्र में आपको हमेशा देखने को मिलेगा। और यहां फिलहाल तो युद्ध की स्थिति बना हुआ है। इजराइल एक ऐसा देश है जो यहां पर देखेंगे कई मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है और ये लगातार इस जगह पर अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए संघर्ष करता रहता है। तो मामला समझ में आ गया सबसे पहले विस्तार से कि यहां क्या है। भारत का संबंध इस क्षेत्र से हमेशा रहा है। एक तो भारतीय डायस्पोरा यहां रहा है, ऊपर से जैसा मैंने कहा भारत जो है अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए इन देशों पर निर्भर रहता है। उस पर हम विस्तार से चर्चा करके आपको और भी बताएंगे। यह संघर्ष मैंने आपको बता दिया कि हूती विद्रोहियों का। उसके बाद जो है जैसा कि मैंने कहा कि यह जो है ऐतिहासिक वजह है, राजनीतिक वजह है, धार्मिक वजह आपको मैंने बता दिया कि धार्मिक वजह में वजह क्या है कि हूती शिया मुस्लिम प्रमुख एक संगठन है और वहां पर अगर आप देखेंगे सऊदी अरबिया तो सुन्नी प्रमुख है। इस वजह से भी कहीं कहीं संघर्ष होता हुआ नजर आता है। क्षेत्रीय स्थिरता अगर यहां नहीं बनता है तो इसका प्रभाव निश्चित तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कारण 2 बताया मैंने, एक तो उस रूट के वजह से और दूसरा वह जो है बड़े लेवल पर तेल का आपूर्ति करता हुए देश हैं। इस क्षेत्र में तेल को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष भी लगातार देखा गया है और समुद्री व्यापार में बाधा की भी बात की जाती है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, वैश्विक प्रभाव को अगर हम देखें तो सबसे पहले देखते हैं कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की बात की जा रही है। यदि यहां पर संघर्ष इस तरह से ही चलता रहा इस एरिया में तो निश्चित तौर पर तेल की कीमत पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। और वैश्विक तेल आपूर्ति की जो बात की जाती है उसमें इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण भूमिका है। और इससे क्या होगा कि वैश्विक बाजार में ऊर्जा की जो जरूरत है, ऊर्जा की खपत है, वह भी प्रभावित होगा। और निश्चित तौर पर इस सभी वजह से एक बड़ी बात क्या आएगी कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये प्रभाव, महंगाई बढ़ सकती है, मुद्रास्फीति, तो इसको देखते हुए संभव है कि शेयर मार्केट भी चरमरा जाए। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस एरिया का, मिडिल ईस्ट का समाधान जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। लाल सागर की स्थिति जो है चौक पॉइंट के रूप में कहा गया है। अब रेड सी की स्थिति को थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से बताता हूं, क्योंकि यह रूट जो है वह तेल परिवहन के लिए, वैश्विक तेल परिवहन के लिए एक आवागमन का महत्वपूर्ण रूट माना जाता है। जरा यहां पर देखिए, आप इसकी अवस्थिति को देखिए। इस मैप के माध्यम से हम समझते हैं कि इसके रूट को, यहां पर अगर आप देखेंगे कि भारत की अवस्थिति आपको नजर आ रहा है, यह रूट जो पड़ जाता है, यह रूट आप यहां देख पाएंगे, यह रूट जो पड़ता है यहां पर यह रेड सी पड़ जाता है। देखिए यह एरिया जो है यह रेड सी का एरिया है, ठीक है। और यहां पर पड़ता है अदन की खाड़ी, ठीक है। और यहां पर गल्फ ऑफ ओमान पड़ता है, आप इस कंट्री से याद रखिए, ठीक है। और यहां पर पर्शियन, पर्शियन क्यों, जैसा मैंने कहा देखिए ये ईरान है, तो इसके वजह से ईरान का पुराना नाम पारस रहता है, तो पारस पर्शियन, तो गल्फ ऑफ पर्शियन, ये चीज आपको ध्यान रहेगा। अब ये वैश्विक रूट को जरा आप समझिए, ठीक है। यहां से भारत से मान लीजिए, अगर भारत के हिसाब से बात करें तो भारत से जहाज चलता है, तो मान लेते हैं सूरत बंदरगाह से चला तो यहां से ये रूट पे जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर महाराष्ट्र मुंबई से चलता है, महाराष्ट्र ले लेते हैं, ठीक है, यहां से चला तो एक रूट ये हो जाता है। तो इस रूट से अदन की खाड़ी से होते हुए, ये रेड सी होते हुए, ये सुएज कैनाल पास करते हुए भूमध्य सागर तक ये मामला जाएगा। ये व्यापारिक रूट है, यही परंपरागत रूट होता है। यही रूट जो है आगे बढ़ करके, जैसे ये श्रीलंका है, श्रीलंका से यहां से होते हुए यही रूट देखिए यहां से, और फिर ये आगे होते हुए साउथ चाइना सी होते हुए पहुंच जाता है चाइना तक। ये एक वैश्विक रूट माना जाता है। अब लेकिन यहां पर यमन की लोकेशन आप देख रहे हैं, हूती विद्रोहियों के द्वारा यहां पर अटैक होता है जहाज पर। एक चीज और भी देखिए, यहां पर एक कंट्री और है, उस कंट्री का नाम क्या है, सोमालिया,
ये देख रहे हैं लोकेशन सोमालिया। तो सोमालिया में समुद्री डाकू हुआ करता है। यह इस रूट पर क्या करता है, वैसे भी अभी ही नहीं, जब भी यहां से समुद्री व्यापार गुजरता है और ये देखता है सुरक्षा की नजरिए से कमजोर स्थिति है, तो ये जहाज पर अटैक करके लूटपाट करता रहता है। अब नया हूती का एंट्री हो गया है, तो इसको लेकर के यह जगह जो है अब परेशानी का कारण बनता जा रहा है। इस वजह से यहां पर अगर आप देखेंगे, सूडान से तेल आ रहा है, या इजिप्ट से, लीबिया से, या मान लीजिए इधर सऊदी अरबिया से, यमन से, ओमान से, यह रूट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इन सभी चीजों के लिए, वैश्विक बाजार के लिए। यहां पर अगर इराक, ईरान से, ओमान से, तब भी यहां पर परेशानी ये लोग कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इस एरिया में पूरी तरह से उथल पुथल हो गया है। और जिसका वजह क्या है, तो वजह यहां पर समझ लीजिए इजराइल का, जैसे मैंने कहा इजराइल एक बड़ा वजह माना जा रहा है। अब यहां पर थोड़ा सा इसको और मैं विस्तार करके आपको बता देता हूं। देखिए इजराइल की अवस्थिति आप जरा देखिए, यहां पर इजराइल के साथ संघर्ष की स्थिति अगर आप देखेंगे, जैसा मैंने कहा इजराइल एक ऐसा देश रहा है जिसके आसपास कई सारी मुस्लिम देश रहे हैं, और यह कंट्री है जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लगातार लड़ता रहा है। यहां पर देखिए इजराइल की स्थिति। अब इजराइल का ये कंडीशन देखेंगे, यह जो है वह इजराइल पर जाता है। यहां पर आप देखिए ये जो इजराइल का मैप आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये वाला हिस्सा पूरा ये इजराइल का पड़ता है एरिया, ठीक। अब ये जो एरिया पड़ता है जहां पर जेरूशलम लिखा हुआ है, ये वेस्ट बैंक है, ठीक है, वेस्ट बैंक वाला हिस्सा। और ये वाला जो हिस्सा आप छोटा सा देख रहे होंगे, ये वाला दूसरे कलर से आपको दिखाता हूं, ये वाला हिस्सा जो अगर आप देख रहे हैं तो ये पड़ जाता है गाजा पट्टी का। यहीं पर हमास समर्थक हैं, और ये क्या किया है, इजराइल के दक्षिणी भाग में इन्होंने अटैक कर दिया था 7 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद यहां से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। और ये जो वेस्ट बैंक वाला हिस्सा है, यह फलस्तीनी नागरिक यहां रहते हैं, हालांकि छिटपुट अब बच गया है जगह, और यहां भी फलस्तीनी नागरिक रहते हैं इस वाले हिस्से में, ठीक है। तो अब यहां पर इजराइल सरकार का कहना है कि जब तक हम गाजा पट्टी को पूरी तरह से अपने कब्जे में नहीं लेते हैं, हमास को यहां से बाहर नहीं धकेल देते हैं, तब तक हम संघर्ष विराम नहीं करेंगे। और यहां पर भी पहुंच बढ़ता जा रहा है इजराइल के सैनिक वेस्ट बैंक में, यानी कि फलस्तीनी नागरिकों के बारे में कहा जा रहा है दुनिया के स्तर पर ये प्रताड़ित हो रहे हैं, और खास करके जो मिडिल ईस्ट के कंट्री है, इनका ये आरोप रहा इजराइल पर। इस वजह से यहां पर इजराइल को लेकर के एक जो है गोलबंदी हो रहा है मिडिल ईस्ट के कंट्रियों के वजह से। अब यहां पर क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने कहा इसका एक धार्मिक ऐतिहासिक वजह तो है, धार्मिक वजह। ये जो हमास है वह इस्लामिक लोग हैं, फलस्तीन वाले लोग, और यहां पर इजराइल जो है वह यहूदी लोग हैं। मिडिल ईस्ट के अधिकांशतः देश जो है वह इस्लाम के हैं। तो इस वजह से एक कनेक्शन इस्लाम का जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं न कहीं कि जो है सपोर्ट में हमास के लिए लोग उतर के आ रहे हैं बाकी देश, और इसके वजह से यहां पर अटैक हो रहा है। यह मामला समझ में आ गया। और देखिए अब मैंने आपको सुएज कैनाल की स्थिति आपको समझाया था। सुएज कैनाल की जो स्थिति अगर आप देखेंगे तो ये आपको यहां पर पड़ जाएगा, क्योंकि रेड सी का हिस्सा ये है, और रेड सी से जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, आप यहां पर देख रहे हैं यह एरिया जो पड़ जाएगा आपका वह सुएज कैनाल का पड़ेगा। यहां से सुएज कैनाल का पड़ते हुए फिर भूमध्य सागर तक निकल जाता है। तो ये मामला आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की अवस्थिति आपने देख ली कि भारत के लिहाज से क्यों जरूरी है। देखिए यह जो एरिया है, यहां से अगर व्यापार चलता है, देखिए इंडिया के लिहाज से अगर इसको हम देखें, मुंबई से और गुजरात से, दो जगह से हम भारत के नजरिए से इसको देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहां पे इसको एक नजर आप देखिए, अगर यहां से मुंबई से चलता है ये व्यापार, ठीक है, और यहां से ये रूट पास करता है अदन की खाड़ी होते हुए, जिबूती के बगल से ये पास करता है, और रेड सी में इसकी एंट्री होती है। रेड सी से होते हुए, सुएज नहर होते हुए भूमध्य सागर तक ये जाता है। या फिर अगर गुजरात से सूरत से चलता है तब भी यही अवस्थिति होती है। बाकी देशों का व्यापार जो है इसी रूट से आता है, और यहाँ श्रीलंका को टच करते हुए ये बाहर निकलता है। लेकिन अब जो है ये व्यापारिक रूट डाइवर्ट हो रहा है। अब व्यापारिक रूट डाइवर्ट हो रहा है तो फिर कहाँ गया वो व्यापारिक रूट, जरा उसको देख लीजिए कि किस जगह से अब व्यापार हो रहा है, उसको एक बार आपके लिए समझना जरूरी हो जाएगा। रूट डाइवर्ट होने की बात मैंने कहा, और मैंने कहा कि रूट डाइवर्ट होने की वजह से 200 अरब डॉलर का जो व्यापार है वह डाइवर्ट हुआ है। वही बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहां पर अगर इस रूट को आप देखें तो यहां से व्यापार अगर चलना शुरू होता है, इस रूट की अगर मैं बात करूं आपको, यहां से अगर भारत की अवस्थिति से मैं आपको दिखाऊं तो यहां से अगर मुंबई से जाता, इस तरफ जाता, लेकिन अब क्या हुआ, ये डाइवर्ट हो गया यहां पर। अब देखिए ये डाइवर्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। इसे मुझे रफ करना पड़ेगा आपको सही से दिखाने के लिए। देखिए यहां से ये डाइवर्ट होगा ये रूट, और ये डाइवर्ट होते हुए
यहाँ से ये भारत का अगर देखेंगे स्थिति, इंडिया से देख लीजिए, यहाँ से इस जगह से चल रहा है व्यापार, और यहाँ से साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप है यहाँ पर। तो यहाँ से साउथ अटलांटिक ओशियन होते हुए पूरा अफ्रीका पार करते हुए ये यहाँ पर जाएगा, मतलब यहाँ से ये रूट क्रॉस करते हुए और ये नॉर्थ अटलांटिक होते हुए यूरोप तक गुजरेगा। अब आप जरा समझ लीजिए, जो रूट यहीं से जाना था, जरा देखिए कि कितना विस्तार हो गया उसका। जिस रूट को यहां से जाना था, ठीक है, यहां से निकल करके यहां पहुंच जाना था, बस इतना ही काम था कि अदन की खाड़ी में गया, अदन की खाड़ी से रेड सी चला गया, रेड सी से सुएज कैनाल कन्वर्ट करते हुए ये भूमध्य सागर होता हुआ यूरोप पहुंच गया। अब जरा देखिए, यहां से इसे पूरा डाइवर्ट होके साउथ अफ्रीका होते हुए, साउथ अटलांटिक ओशियन होते हुए, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन होते हुए यूरोप गया। तो पूरा ग्लोब का चक्कर लगाना पड़ रहा है। अब इसलिए मैंने कहा कि 200 अरब का जो व्यापार है वो डाइवर्ट हुआ है। इस वजह से हो क्या रहा है, एक तो देखिए, समुद्र के मार्ग से जब व्यापार होता है ना, तो ऐसे भी बहुत तरह की समस्याएं बनी रहती है, समुद्री रास्ता इतना आसान नहीं होता है। दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए अगर कच्चा मटेरियल कुछ ले जा रहा है, रॉ मटेरियल कुछ, तो यहाँ से टाइमिंग फिक्स था, इस हिसाब से था कि 2 दिन में पहुंच जाएगा या 1 दिन में पहुंचेगा, इतने घंटे में इस जगह पे पहुंच जाएगा। अब इस रूट पे आप जा रहे हैं तो कच्चे माल जो है वो तो ऐसे ही खराब हो जाएगा, ठीक है, उसका नुकसान एक हो जाएगा मार्केट में। ऊपर से यहां पर क्या है, ईंधन अधिक खर्च होगा, टाइम अधिक वेस्ट होगा, तो समझिए व्यापार पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। यही एक वजह है जो बड़ी समस्या का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको हमने देख लिया, फिर अगर जरूरत पड़ेगा तो हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे। ठीक है, आप समझ गए कि लाल सागर कैसे वहां पर, जैसे मैंने कहा था कि चौक पॉइंट बन गया है तेल परिवहन का, तो इसलिए उसकी महत्ता काफी अधिक बढ़ जाती है। अब यहां पर जैसे मैंने कहा कि इजराइल और हमास की बार का युद्ध का मैंने चर्चा किया गाजा को लेकर के, तो रेड सी और रेड सी के बगल में एक जो है वहीं पर एक जल संधि हुआ है। इस जल संधि का भी नाम रखिए ध्यान में आप, क्योंकि आपके लिए जरूरी होने वाला है, बाब अल मंडेब स्ट्रेट। ठीक है, ये जल संधि संभव है यूपीएससी इसको लेकर के प्रश्न कर दे, क्योंकि ये जो है वहीं पर अदन की खाड़ी में है, रेड सी के पास है, तो यह भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इस एरिया को देखिए, उस एरिया का क्या महत्व है जरा समझ लेते हैं। देखिए रेड सी मैंने बता ही दिया है यहां पर। अब यहां पर देखिए 12% ग्लोबल ट्रेड जो है वो इसी रूट से होकर के गुजर रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही चर्चा किया कि वैश्विक व्यापार का 12% जो है वह यहां से होकर के गुजर रहा है। उसके अलावा अब यहां से गुजरने में 2-3 चीजें आपको याद रखना है, अदन की खाड़ी याद रखना है, और ये बाब अल मंडेब स्ट्रेट याद रखना है, आपको रेड सी याद रखना है, आपको सुएज कैनाल याद रखना है। ये 3-4 पॉइंट जो है अगर मैप आधारित प्रश्न पूछा जाता है तो यहीं से आएगा। अब दूसरी बात देखिए कि 12% जो है वह टोटल सी बॉर्न ट्रेडेड ऑयल जो है वह भी इसी रूट से होकर के गुजरता है। 8% अगर बात करें एलएनजी ट्रेड वर्ल्ड वाइड, वह भी यहां से होकर गुजरता है। तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में ईंधन के लिए पूरी दुनिया में ईंधन पहुंच सके, इसके लिए इस रूट का कितना अधिक महत्व हो जाता है। और जब यही जगह पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ना तय मान के चलिए। इसलिए कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। वजह क्या है कि भारत एक ऐसा देश है जो अपनी ऊर्जा जरूरत का तकरीबन 80% जो है वह आयात करता है। ठीक है, हम अभी बताएंगे कि कहां कहां से आयात करता है। एक तो हो गया कि मिडिल ईस्ट से बड़ा आयात वहां से हो रहा है, और दूसरा रसिया से भी कर रहा है, यूएसए से भी करता है पर आंकड़ा कम है, तो रसिया और मिडिल ईस्ट से हम इसकी तुलना करके भी देख लेंगे। फिलहाल देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसकी प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो हम कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है आने वाले कुछ वर्षों में, बल्कि 2-3 वर्षों में ही कहा जा रहा है कि वह तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करूं, और अभी हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। ब्रिटेन को हमने पीछे छोड़ दिया है, फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। अगर स्थिति यहां पर देखेंगे अर्थव्यवस्था के आधार पर देशों की रैंकिंग अगर देखिए तो यहां पर देशों का नाम है और ये दिया गया है 3 वर्ष के आधार पर तुलना किया गया है कि कोई भी अर्थव्यवस्था 2020 में कितना होने वाला है किसी देश का, 2030 में और 2035 में। यदि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है कि ये 2020 में पहले नंबर पर था, 2030 में भी ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि चाइना के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो है 2030 तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगा और 2035 में भी चाइना ही नंबर 1 रहेगा। जापान की बात की जा रही है कि 2020 तक जो है ये तीसरे नंबर पे है, अभी भी जापान तीसरे नंबर पे नहीं है, लेकिन 2030 जाते जाते ये चौथे नंबर पे आएगा, क्योंकि भारत तीसरे नंबर पर यहां पर छलांग लगा के पहुंच जाएगा, जापान को पीछे करेगा। जर्मनी चौथे नंबर पे है जो कि 5वें नंबर पे चला जाएगा, क्योंकि चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा, जापान। और यूके यूनाइटेड किंगडम 2020 में जरूर यहां पर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, लेकिन
भारत ने उस ब्रिटेन को पीछे कर दिया अर्थव्यवस्था पे, जिसने हम पर 200 वर्षों तक शासन किया। तो यूके अब पीछे है, वो 5वें नंबर पे है, हम उसको पीछे करके 5वें नंबर पे ऑलरेडी अब पहुंच चुके हैं। ये 2020 का आंकड़ा है, लेकिन 2023 का अगर आप देखेंगे तो 2023 में हम लोग कहां पर पहुंच गए, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो चुके हैं। अब हम यहां से यात्रा शुरू करेंगे आगे की। जर्मनी को हमें पीछे करना है और जापान को पीछे करना है। लेकिन हमारे बारे में कहा जा रहा है, भारत के बारे में, कि 2030 आते आते हम लोग तीसरे नंबर पे पहुंच जाएंगे और तीसरे नंबर पे जापान है, और 2035 यानी कि आगे भी हम तीसरे नंबर के साथ कंटिन्यू करेंगे, चूंकि अमेरिका और चाइना जो है वह बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो 2050 तक लगभग कहा जा रहा था कि शायद हम अमेरिका को पीछे कर पाए। तो यहां पर अभी स्थिति आपने समझ लिया है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ट्रिलियन डॉलर का अगर हम देखें, उसमें रकम निकालें, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि क्यों कहा जा रहा है कि 2030 तक भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यानी कि जर्मनी और जापान दोनों को पीछे छोड़ देगा। अगर आप यहां आंकड़ों पे नजर डालना तो भारत जो है अभी 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और 3.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। अब यहां पर जर्मनी की हालत देखेंगे तो ये 4.25 ट्रिलियन डॉलर है और यहां जापान 5.5। तो भारत जो है कहा जा रहा है कि ये 35 तक यहां तक पहुंच सकता है। 35 क्या, बल्कि 2030 तक ही अनुमान लगाया जा रहा है। ये आईएमएफ का सोर्स है, ठीक है, ठीक है। आईएमएफ के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत यहां पर तीसरे नंबर पे काबिज हो जाएगा और ये 2030 तक ही ऐसा संभव है। तो मामला समझ में आ गया। और ये संभव है कि चाइना जो है यहां पर आगे निकल जाए, यहां पर यूएसए आगे निकल जाए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, ये आंकड़े मैं क्यों दिखा रहा हूं, यदि भारत को 2030 तक यहां आना है, तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, तो ये बेहद जरूरत है कि भारतीय बाजार की स्थिति तो अच्छी रही ही, भारत की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें स्थिरता बना रहे, साथ ही दक्षिण एशिया का जो स्थिति है यहां पर शांति समृद्धि बनी रहे। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर बहुत ज्यादा उठापटक ना हो, क्योंकि हम किस दौर में हैं, ग्लोबलाइजेशन में है। पूरी दुनिया एक गांव बन गई है, एक जगह किसी ने छींका, जुकाम दूसरे जगह को होगा, ठीक है। तो भारत इससे प्रभावित होगा। तो इसलिए मिडिल ईस्ट का सुरक्षित रहना, मिडिल ईस्ट का स्थिर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत का वहां से कनेक्शन है। एक तो डायस्पोरा हमारा बहुत ज्यादा है मिडिल ईस्ट में, हमारे लोग वहां बहुत कामगार हैं, ऊपर से हमारी ऊर्जा जरूरत के लिए हम वहां पर निर्भर हैं। तेल की कीमतों के लिहाज से बात करें, भारत की स्थिति में बड़े तेल आयातक देश के रूप में अन्य देशों पर भारत निर्भर है, जिसमें मिडिल ईस्ट है ही और रसिया भी है, यूएसए भी है। तेल की कीमतों में बदलाव से देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर ईंधन का प्राइस बढ़ जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस बढ़ जाएगा और फाइनली वो प्रोडक्ट जो होगा मार्केट में आएगा उसका प्राइस बढ़ेगा, तो महंगाई बढ़ जाएगी, लोगों की जेब जो है अधिक ढीली होते हुए नजर आएगी। बढ़े हुए तेल की कीमत जो है व्यवसाय, परिवहन और ऊर्जा उत्पादन पर प्रभाव डालेगा ही। निश्चित तौर पर तेल की कीमतों में वृद्धि देश की आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। और फाइनली क्या होगा कि जो हम अनुमान लगा रहे हैं कि 2030 तक भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता, हो सकता है हमारा वो सपना धूमिल हो जाए। इसलिए बेहद जरूरी है कि स्थिरता बनी रहे मिडिल ईस्ट में। अब जैसा मैंने कहा कि हम तुलना करके थोड़ा सा देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या रहा है, भारत कहां से जो है अधिक से अधिक आयात कर रहा है। अगर आप देखेंगे यहां पर इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट, तो एक तो मिडिल ईस्ट की चर्चा और दूसरा रसिया के साथ चर्चा करेंगे। दोनों के साथ हम तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं और यहां पर हमने मंथ वाइज यहां पर देखा है, ठीक है। और यहां पर देखेंगे तो रसिया के साथ वॉल्यूम हम देखेंगे बैरल पर डे के हिसाब से, ठीक है। ये जो है बीपीडी बैरल पर डे, और मार्केट शेयर देखेंगे कि कितना मार्केट शेयर पर डे का रहा है तेल खरीदने में किस देश के साथ। ऐसे ही मिडिल ईस्ट के साथ भी हम देख लेंगे और टोटल यहां पर है। मामला समझ में आ गया। डॉलर का साइन जहां भी होगा वो आप समझ लीजिए ये बिलियन की चर्चा हम करेंगे। ओके, चलिए मार्च 2022 की पहला आंकड़ा देखते हैं। मार्च 2022 में रसिया के साथ हमने जो रसिया से हमने इंपोर्ट किया था ऑयल का, वो समझिए 69,000, ठीक है, 69,000 यहां पर डॉलर बिलियन का। और यहां पर अगर मार्केट शेयर इसका देखेंगे तो 1.6 रहा था, ठीक। यही अगर आप देखेंगे मिडिल ईस्ट के साथ तो आप देख लीजिए यह आंकड़ा कहां 69 और कहां 29,47,000, और मार्केट शेयर हमने यहां पर पकड़ा कितना 67% का। अगर अप्रैल 2023 की आखिरी एक डेटा देखते हैं, अप्रैल 2023 की हालत देखें तो यहां पर यह आंकड़ा रसिया के साथ बढ़ता गया। रसिया के साथ क्यों बढ़ता गया यह भी आपको समझना है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और रूस और यूक्रेन के युद्ध होने की वजह से क्या हुआ है, रसिया पर
जो पश्चिमी देश हैं और अमेरिका है, इसने कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है। इस वजह से रूस जो है अपने कच्चे तेल को दुनिया को नहीं सप्लाई कर पा रहा है। तो भारत आगे बढ़ के प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी भारत ने अपनाया और कहा कि देखिए आप लोग का जो भी झगड़ा चल रहा है, भारत अपनी जरूरत के हिसाब से अपना जो है विदेश नीति तय करेगा। भारत एक संप्रभु देश है और भारत ने पश्चिमी देशों को दरकिनार करते हुए, उसकी बातों को ना मानते हुए रूस के साथ जो है कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। तो उस वक्त क्या हुआ, रूस कच्चे तेल जो हमें सस्ते दामों पर दे रहा था, तो हमारे लिए ज्यादा जरूरी था कि हम यहां से अधिक परचेज करें। इसीलिए जो है ये आंकड़ा जो है लगातार आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर हमने 16,31,000 तक ये आंकड़ा पहुंच गया और मार्केट शेयर देखिए सबसे ज्यादा बढ़ते बढ़ते यहां पर तकरीबन 35% तक पहुंच गया। और इधर मार्केट शेयर देखिए मिडिल ईस्ट पर हम चाह रहे हैं कि हम अपनी निर्भरता कम कर दें, इसलिए मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे तो 44% तक मिडिल ईस्ट पर पहुंच गया है। हमारी कोशिश ये भी है भारत की कि मिडिल ईस्ट पर जितनी ज्यादा हो सके वह निर्भरता कम कर दे। एक तो निर्भरता कम करने का क्या तरीका है कि आप इसे डाइवर्ट कर दीजिए, जैसे रसिया के साथ आपने किया, आप यूएसए के साथ कर रहे हैं, आप मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों के साथ फिर व्यापार कीजिए। दूसरी बात क्या है कि आप वैकल्पिक माध्यम अपनाएं, यानी कि सोलर एनर्जी पे चले जाइए, विंड एनर्जी पे चले जाइए, हाइड्रोजन एनर्जी की बात कीजिए। तो वो क्या होगा कि ईंधन पे, जो पेट्रोलियम पदार्थ पे आपकी निर्भरता है, आपके बाजार की, आपकी जरूरत की, वह भी कम हो जाएगा। तो ये आंकड़ा समझ में आ गया आपको। अब यहां से समझ में आया कि मिडिल ईस्ट हमारे लिए क्यों बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी भी तकरीबन ये अप्रैल 2023 की हालात हैं, तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन कह सकते हैं कि 50% जो है मार्केट शेयर अभी भी हमारा मिडिल ईस्ट के साथ है, अगर ईंधन इंपोर्ट की बात करें। इसीलिए यह जगह जो है हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। व्यापार और परिवहन की चर्चा मैंने पहले भी बहुत डिटेल से कर ही दिया है आपको कि अगर व्यापार की भारत की बात करें तो ये रूट जो है सुएज नहर वाला, और ये आगे बढ़ते रेड सी और ये वाला, और दूसरा जो है यहाँ ओमान की खाड़ी और पर्शिया से होते हुए, तो यह भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरा एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर भारत के लिए ग्वादर पोर्ट की हम बात करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है चाइना के साथ मिलकर के यहाँ अपने ग्वादर में, जो कि उसका बलूचिस्तान प्रांत का एक हिस्सा है, वहां पर पोर्ट बना रहा है। चाइना चाहता है कि वह जो मिडिल ईस्ट से या यूरोप से जो उसके सामान आए, तो वह घूम करके इस तरह से साउथ चाइना सी होते हुए चीन पहुंचता है। इससे बेहतर है कि ग्वादर पोर्ट आए और यहाँ पर सीपैक से होते हुए वह सीधा चाइना पहुंच जाए। तो वह इसकी परियोजना है। भारत का इस पर आपत्ति है कि देखिए यह जो एरिया है, यह गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके वाला, यह भारत का क्षेत्र है, लेकिन अवैध रूप से भी पाकिस्तान के पास है, और यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान और चाइना इसी रूट से होकर के गुजारा है। इसीलिए भारत ने इस पर आपत्ति जताई है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना भारत की आपत्ति को दरकिनार करते हुए इस रूट पर काम कर चुका है। इसको जवाब देने के लिए, ग्वादर को जवाब देने के लिए भारत क्या करता है, ईरान में एक चाबहार पोर्ट तैयार करता है। क्योंकि भारत को यहां से अफगानिस्तान की तरफ मूव करना है और पाकिस्तान जो है वह बीच में आ जाता है। इस वजह से बेहद जरूरी होता है कि यहां चाबहार के माध्यम से भारत जो है आगे बढ़ते हुए सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच बना ले। तो यह भी एक रूट है, इसका इस जगह का एक महत्व तो यहां भी आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सुएज नहर और लाल सागर जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में गतिरोध अगर होता है तो समस्या बनेगी, जिसकी चर्चा हमने कर ली है। भारत के व्यापारिक आयात निर्यात आवागमन प्रभावित होंगे, जो कि इस रूट को लेकर के ही संबंधित है। व्यापार और संतुलन की स्थिति बनने की संभावना है। व्यापार और संतुलन के कहने का मतलब यह भी हो सकता है कि आयात निर्यात में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, और संघर्ष से उत्पन्न जो अनिश्चितता की स्थिति होगी उससे भारतीय बाजारों में विदेशी निवेश कम हो जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त होगा, भारत में क्या है कि पूंजी की कमी है। पूंजी कहने का तात्पर्य दो चीजों से है, एक तो फाइनेंस की बात की गई है पूंजी में, दूसरा टेक्नोलॉजी की बात की गई। जब भी पूंजी की बात हो तो ये दो बातें आप ध्यान में रखिएगा। तो भारत में निवेश की कमी है, तकनीक की भी कमी है, तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ होना जरूरी है। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति बनती रह जाती है, इस तरह की दुनिया में अनिश्चितता बनती रहेगी, तो भारत में निवेश कम आएगा, और इस वजह से भारत में जो रोजगार हो सकता है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, इस सब में देरी लगेगा, और फाइनली इसका असर जो है वह फिर भारत के, कह सकते हैं कि भारत की जो विकास की एक यात्रा है उस पर देखने को मिलेगा। चलिए अब ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इसका महत्व जो है वो मिडिल ईस्ट से जुड़ा हुआ एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है? भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। दो तीन बातें यहां देखिए, भारत की चर्चा की गई है, मध्य पूर्व की चर्चा की गई है, और यूरोप आर्थिक गलियारा। ये कब हुआ था?
आप जानते हैं सितंबर में हमारे यहाँ भारत में नई दिल्ली में G20 का सम्मेलन था और भारत इस बार G20 की मेजबानी कर रहा था। तो G20 में ही यह निर्णय लिया गया कि क्यों ना हम यह काम करें और इसमें कई देश सामने आए, जैसे कि मान लीजिए इसमें जो हस्ताक्षर करता देश है उसमें एक भारत है, यूएसए भी है, सऊदी अरबिया है, संयुक्त अरब अमीरात भी है, यूरोपीय संघ है, इसके अलावा यूरोप के कई और कंट्री हैं जैसे इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये सब साथ आए और यह जो है एक समझौता करता है। यह इस समझौते को कहीं कहीं BRI जो चीन का है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका काट माना जा रहा है। IMEC यह संभव है कि पूछा जा सकता है यूपीएससी के लिहाज से, तो महत्वपूर्ण होने वाला है, आप समझ लीजिए। तो इसमें दो गलियारा बना दिया है, इसको देखिए यहां पर इस मैप को देख रहे हैं, भारत के साथ जो है ये मिडिल ईस्ट के कुछ देश और फिर ये यूरोप आगे बढ़ते हुए एक गलियारा बना है। यह गलियारा जो है यहां पर देखिए, एक तो यहां से न्यू दिल्ली से इसका रूट, अब जाहिर सी बात है ये रूट जुड़ेगा तो समुद्री मार्ग से ही जुड़ेगा, जाहिर सी बात है। यहां देखिए भारत से होते हुए, और यहां से अगर फिर जुड़ेगा तो ये भी समुद्री मार्ग से जुड़ेगा, ये देख रहे हैं तो ये रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। इसीलिए इसमें दो तरह के अलग अलग कॉरिडोर बनाए गए हैं, ठीक है। एक कॉरिडोर को पूर्वी कॉरिडोर कहा गया है, जिससे होगा क्या कि भारत और अरब जुड़ जाएगा, ठीक है। और एक कॉरिडोर जो है वो उत्तरी कॉरिडोर है। उत्तरी कॉरिडोर में क्या होगा, ये जो खाड़ी के देश हैं और यूरोप, ये दोनों जुड़ जाएगा वहां पर। अब इसके वजह से जैसा मैंने कहा कि रेल नेटवर्क एक बेहतर करना पड़ेगा और शिप टू रेल नेटवर्क, यानी कि यहां से यहां शिप से जुड़ेगा। अगर पूर्वी कॉरिडोर की बात करूं, उत्तरी कॉरिडोर की बात करूं तो ये शिप से, और बाकी यहां जो अरब वाला है ये रेल नेटवर्क से जुड़ता हुआ नजर आएगा। इसके वजह से विद्युत केबल यहां पर काम किया जाएगा। एक हाइड्रोजन पाइपलाइन की यहां पर प्रोजेक्ट में व्यवस्था की गई है। हाई स्पीड डेटा केबल भी यहां लगाया जाएगा। ये चीजें अगर होता है तो एक तो जैसा मैंने कहा BRI का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, ये काट होगा। लेकिन और क्या हो सकता है, तो भू राजनीतिक स्थिति का जो यहां पर महत्व है वो बढ़ जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह रूट जो है वह महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे परिवहन क्षमता इस रूट का बढ़ जाएगा। यहां पर परिवहन क्षमता के साथ साथ लागत कम हो जाएगी। आप चाहें तो यह नोट कर सकते हैं, जैसे कि परिवहन क्षमता, अगर मान लीजिए मेंस में लिखना हो तो आप ये पॉइंट लिखते चलेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा जो परिवहन पर लागत हो सकता है वह लागत क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। जाहिर सी बात है इस रूट पे काम चलेगा, तो ये डेडिकेटेड रूट हो गया। उसके बाद आर्थिक एकरूपता बढ़ सकता है इस क्षेत्र का, निश्चित तौर पर आर्थिक एकरूपता बढ़ेगा। संभव है ये देश जो है आगे चल के भारत के साथ व्यापार भारतीय मुद्रा रुपया में करना शुरू हो जाए। इसके अलावा और क्या हो सकता है, यहाँ रोजगार बढ़ जाएगा। इन सभी जगहों पर भारत जो है वहां युवा अधिक है, कार्यशील जनसंख्या भारत में अधिक है, 15 से 59 साल के लोग, तो यहाँ पर रोजगार की समस्या बनी रहती है। लेकिन अगर इस रूट पे काम होता है तो निश्चित तौर पर रोजगार की संभावनाएं यहाँ पर बनेगा। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस की जो क्षमता है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। तो ये सब चीजें पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी देखेंगे, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी देखेंगे, भू राजनीतिक स्थिति से देखेंगे, तो यह रूट जो है बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में इस तरह की क्राइसिस रहता है तो यह जो पूरा प्रोजेक्ट है यह अधेर में पड़ जाएगा, यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जो मंशा है भारत और अन्य देशों की वह जो है फल फूल नहीं हो पाएगा। इसलिए भी कहीं न कहीं मिडिल ईस्ट में शांति बना रहना बेहद जरूरी है। अब इन सभी मुद्दों पर हमने विस्तार से चर्चा कर लिया है, आपने बहुत सारी बातें इसमें सीखी होगी, कुछ और बातें आपको जोड़ना होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक प्रश्न है, संभावित प्रश्न, वह प्रीलिम्स का है। देखिए, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी कि IMEC से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन आपको चुन करके बताना है। इसका पूर्वी गलियारा जो है भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है। इसमें भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ शामिल हैं। दो स्टेटमेंट में से कौन सा सही होना है उसके आधार पर 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में जो भी सही विकल्प लगे उसका सही जवाब चुन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिडिल ईस्ट में जो अशांति बना हुआ है इसको लेकर के भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और इसको लेकर के दुनिया भर में क्या प्रभाव पड़ेगा, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगता है हमें जरूर इससे अवगत कराइए। किसी और टॉपिक पर आपको चाहिए कि आसान भाषा में चीजें आपको समझनी है जो आपके लिए कॉम्प्लेक्स है, तो आप जरूर लिखिए उस टॉपिक का नाम, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो वीडियो लेकर के आए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।